बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस वक्त चुप लगी हुई है। ये चुप क्यों है, इस चुप के पीछे की कहानी क्या है, और जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस के मनसब के दरमियान ये जो हर गुजरता पल है या जो हर गुजरता दिन है वो कितनी कठिनाइयां पैदा करता जा रहा है, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है वो कहाँ तक पहुंचा, कौन से उमूर हैं जिन पर बातचीत हो चुकी है, और फिर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से प्लान बी भी मुरतब कर रखा है। और फिर 25 अक्टूबर को हलफ बर्दारी तो होगी, लेकिन चीफ जस्टिस कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और फिर सवाल 15 अक्टूबर के एहतजाज के मामले पर भी कि पीटीआई ने बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है। अब पीटीआई ने जो कॉल दी है उस पर पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी तकसीम पाई जा रही है। पीटीआई तकसीम हो चुकी, पीटीआई की क़यादत तकसीम हो चुकी, और फिर इस चीज़ का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को मुल्क में कोई भी बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। ये तमाम मामला क्या हैं, इन पर आज हम तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त सर फहरिस्त जो मामला है वो है आईनी तरामीम का। जी, 26वीं आईनी तरामीम। तो 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से पेशरफ्त भी चल रही है, डेडलॉक भी है, लेकिन मामला किसी एक तरफ जाता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इस हवाले से बहुत सी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जो मुसवदा है उनका 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो गुज़िश्ता शब देर से ट्वीट करके डिस्क्लोज कर दिया और पब्लिक कर दिया, और उसके खदोखाल क्या है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जो असल चीज़ है वो ये है कि जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी या जो एक आईनी सुप्रीम कोर्ट बनेगी उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, वो किन मामलात को देखेगा, ये वो चीज़ें हैं जो जिस पर JUIFA अभी तक अड़ी हुई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अगर हम एक सरसरी तौर पर देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी या जो सुप्रीम कोर्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को नहीं देखेगी, ये आप जहन में रख लें। उस कोर्ट में जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज होंगे वो भी डिस्कस होंगे, आईनी तनाज़ात भी डिस्कस होंगे, और सूबों के माबैन जो इख्तलाफात हैं वो भी आएंगे। और 199 के तहत प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स जिन केसेस की समाअत करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस की, उनकी जो अपीलें होंगी वो भी इस कोर्ट में आएंगी। इस वक्त इशू चल रहा है कि जी कितने जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास तो पता नहीं कितने पड़े हुए हैं। यानी अगर हम आर्टिकल 199 के तहत देखें तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 5,800 से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। अब पीर के रोज़ यानी कल जो कि एक खसूसी कमेटी बनाई है, जो उसका इजलास होगा वो यकीनन बहुत बड़ा अहम और फैसला कुन होगा, क्योंकि गुज़िश्ता शब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने PMLN की तरफ से जो मुसवदा पेश किया गया था, यानी उसके जो 56 जो नुकात थे उनको वीटो कर दिया था, यानी टोटल मुसवदा ही मुस्तरद कर दिया था। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो इस वक्त जितने भी मखसूस नशिस्तें हैं या जितने भी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अराकीन हैं उनको और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ये हिदायत कर दी गई है कि वो हर सूरत में कुछ भी हो जाए जुमेरात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएं, और मुमकिन है कि तरामीम आइंदा अतवार तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुकी होंगी। लेकिन इस हवाले से एक प्लान बी भी हुकूमत ने मुरतब किया हुआ है। वो प्लान बी क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो तरामीम या जो मुसवदा आया है उसको अगर आप देखें तो उसमें जो है वो कमोबेश जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत अहम है कि अदालत का स्ट्रक्चर क्या होगा, जजेस किस तरह आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो मैंने कहा ना कि जो स्ट्रक्चर आया है उसके मुताबिक वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, उसका ढांचा भी तैयार कर लिया गया है। मुजवजा तरामीम के मुताबिक
वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी इसमें शामिल होगा। दोनों ईवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई आईनी अदालत, चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। जज की एहलियत रखने वाले तमाम नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे और वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लियामानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को भिजवा दिए जाएंगे। यही वो चीज़ें हैं जिन पर मौलाना साहब को शदीद एतराज़ हैं। असल मामला कोई और है। अब आगे कह रहे हैं कि जी जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में होगी और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी के जरिए होगा और सीनियर तरीन जज की बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस हैं वो करेंगे। अब इजलास में जो है मुख्तलिफ जो मुसवदे थे उन पर गौर किया गया, लेकिन यहाँ पर अहम तरीन बात ये जिस चीज़ के जो चीज़ें सामने आ रही हुई है कि मौलाना फजल रहमान को एक भिनक पड़ गई है कि अगर उन्होंने हुकूमत का साथ ना भी दिया तो भी ये जो तरमीमी मुसवदा है ये अतवार तक आइन का हिस्सा बन चुका होगा। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन मौलाना फजल रहमान के लिए बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगी और मौलाना फजल रहमान वो सियासतदान है जो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, फ़ायदा ना उठाए वक्त से, ये मुमकिन नहीं है। अब 17 तारीख को पार्लियामानी कमेटी का इजलास है जो इस तमाम मुसवदों के लिए जो एक झेली कमेटी कायम की गई है उस कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेकर 17 तारीख को और उसके बाद फिर जो तरमीमी मुसवदा उनको हतमी शक्ल देगी और फिर वो पार्लियामान में पेश कर दिया जाएगा। और 17 को ही सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बना हुआ है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस हैं अपना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाली इसके अरकान है। ये समाअत करेगी आबिद जुबैरी की पिटीशन की और उनकी पिटीशन में कहा गया है कि पार्लियामान को आइन में तरमीम से रोका जाए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े वकील होके भी आइन की समझ बूझ रखते हुए भी कि उनको ये पता नहीं है कि पार्लियामान को कानून साजी से या आइनी तरमीम से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जो पार्लियामान में जो कार्रवाई होती है उसको भी किसी अदालत में न चैलेंज किया जा सकता है, ना ही उस कार्रवाई को अदालत में तलब किया जा सकता है। तो समझ की बात है, लेकिन ये चीज़ क्यों की गई इसकी बुनियादी एक वजह है। वो वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अहम तरीन बात जिस पर मैं आपको लाना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त अपना सीनियर पियोनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को चुप लग गई है। हर लम्हा एक तवील गुजर रहा है और हर दिन चीफ जस्टिस के मनसाब और जस्टिस मंसूर अली शाह के बीच में बहुत बड़े फासले पैदा कर रहा है। यानी इस वक्त यूं समझ लें कि मंसूर अली शाह ये जान चुके हैं, उनको इस चीज़ की भनक लग चुकी कि जिस दिन ये तरमीमी मुसवदा मंजूर होगा उस दिन मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकूंगा। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने साथी जजेस के साथ मिलकर जितनी रुकावटें पैदा करनी थी उन्होंने करने की कोशिश की और उस हवाले से रिजर्व सीटों का भी मामला उठाया और 187 का भी मामला आया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी हासिल जब नहीं हुई तो फिर वो चुप हो गए। लेकिन फिर प्रोविंशियल हाई कोर्ट से इन्होंने जो है वो हुक्म इम्तना हासिल करने की कोशिश की। उस हुक्म इम्तना के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया, सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मामले को टेकअप करके 17 तारीख को एक 3 रुकनी बेंच बना के और यह रास्ता भी रोक दिया। यकीनन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में होता है तो फिर मातहत अदालत उस चीज़ को नहीं सुन सकती, तो इसलिए ये इम्कान भी खारिज हो गया। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मामले पर भी एक बंद बांध दिया कि आप आईनी तरमीम को आप इस तरीके से भी नहीं रोक सकते। कभी इम्कान ये है कि जब 17 तारीख को उधर इजलास चल रहा होगा पार्लियामानी कमेटी का, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसकी मैं अपना
दरख्वास्त का तकरीबन जायजा लेकर उसकी मेंटेबिलिटी को देखते हुए इस दरख्वास्त को यूं समझ लें कि मुस्तरद किया जा चुका होगा और ये रास्ते से चीज़ें हट चुकी होंगी। अब अगर हम बात करें कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से कि 14 ममालिक के सरबराह जब आ रहे हैं तो पीटीआई ने तारीखी मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा, एलानिया मुजाहरा करते हुए 15 तारीख को एहतजाज की कॉल दिए। बेहुदा किस्म का शर्त वो ये कि 14 तारीख तक अगर इमरान खान से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया गया तो फिर हम ये करेंगे। अकल के अंधे, जाहिल, बेवकूफ़ किस्म के एक लीडरशिप है पीटीआई की, इतनी जाहिल कि इनको अगर कोई नोबेल प्राइज होता जहालत का तो मेरे ख्याल में वो पीटीआई वालों को जरूर मिलता। बहरहाल एहतजाज के हवाले से पीटीआई तकसीम हो चुकी। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, हामिद खान, असद कैसर और अली मोहम्मद खान, ये वो हैं जो इस एहतजाज की मुखालफत कर रहे हैं और वो समझते हैं कि इससे पीटीआई का वोटर डिस्टर्ब हो रहा है, पीटीआई का वोटर अपोज कर रहा है और पीटीआई का वोटर इसको मुल्क दुश्मनी तस्वर कर रहा है। जबकि शहबाज गिल, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद, हाफिज फरद, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास जैसे लोग, उनका ये कहना है कि 98% जो पार्लियामेंटेरियंस है पीटीआई के, वो इस एहतजाज की हिमायत कर रहे हैं और ये एहतजाज होके रहेगा। 98% इसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एहतजाज होगा। लेकिन जो एहतजाज नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पुरअमन तरीके से मुनक्कद हो जाए, वो ये समझते हैं कि इस मरहले पर कोई भी मुल्क दुश्मन कुव्वत इस सिचुएशन का 15 तारीख को फायदा उठा सकती है, क्योंकि पहले कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या हम देख चुके हैं। उसके साथ बलूचिस्तान के इलाके दुकी में भी हमने देखा 21 कारकुनों को जान बहक कर दिया गया। अब फिर अगर 25 तारीख को ये चीज़ें सामने आती हैं, एहतजाज किया जाता है, तो फिर समझ लीजिएगा कि कोई भी बड़ा अलमिया रूनुमा हो सकता है और ये अलमिया पीटीआई के गले में होगा, पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और पीटीआई को चाहिए कि वो इस तरह की बेहुदा किस्म की मुल्क दुश्मन हरकतें करना छोड़ दें और इस तरह की चीज़ें ना करें कि जिससे मुल्क की सलामती खतरे में पड़े, जिससे मुल्क की वकार मजरू होने का अंदेशा हो और जिससे पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए जो चीज़ें होने जा रही हों वो मुतासिर हों। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।